अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके पूरे इंडिया से निकलकर इंडिया वापसी के दरमियान जो आपको ट्रैवल करना है, सफ़र करना है, उसके ताल्लुक से, और आप कहाँ कहाँ रहेंगे मक्का में, मदीना में, और आपको एयरपोर्ट से मक्का, मदीना और दीगर जगह कैसे लिया जाएगा, और आपको खाने के एतबार से क्या क्या सर्विसेज आपको दी जाएंगी, और कहाँ कहाँ आपको खुद को मैनेज करना है, वो इंशाल्लाह इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि आपके पूरे हज के प्लानिंग के प्रिपरेशन में आपको ये वीडियो बहुत काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं इंडेक्स पे बात करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तो इंडिया से सऊदी सफ़र, इंडिया से सऊदी का सफ़र है, और सऊदी से इंडिया का आपका वापसी का सफ़र है। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। टोटल डेज कितने हैं, कि हज का आपका पूरा सफ़र है वो कितने दिन का है, और उसमें आपको क्या क्या काम करने हैं और किधर करने हैं, वो भी बताऊंगा। फिर मक्का में जो आप रुकेंगे, ये मक्का में जो है आपको रूम सर्विसेज क्या मिलेंगी, खाना कैसे करना है, शॉपिंग वगैरह मक्का में करना है तो वो कहाँ करना है वो भी बताऊंगा। और फिर मदीना में आपकी रूम सर्विसेज कैसी रहेंगी, मदीना में आपको खाना कैसे खाना है और शॉपिंग वगैरह कहाँ करना है वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। फिर हज के 5 दिन का सफ़र, यानी कि हज के 5 दिन जिसके लिए हम असल जो है असल हज कर रहे हैं, असल सफ़र कर रहे हैं। तो हज के 5 दिन के सफ़र में आपको कौन ले जाएगा, कैसे ले जाएंगे, बस होगी, मेट्रो होगी, खाना कैसे होगा, टेंट कैसे होगा, कहाँ पर टेंट नहीं होगा और कहाँ पर खाना नहीं होगा, वो इंशाल्लाह बताऊंगा। फिर मक्का से मदीना के दरमियान जो शिफ्टिंग है, मदीना से मक्का जाएंगे या मक्का से मदीना जाएंगे तो कौन शिफ्ट कराएगा, कैसे होगा, वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। फिर पूरा सफ़र होने के बाद में जो है इंडिया वापसी के तौर पे आपको क्या क्या करना है, और जमजम का पानी अक्सर जो है हाजियों के अंदर एक काफ़ी डिस्कशन का टॉपिक रहता है कि जमजम का कैसे करना है। तो ये पूरे टॉपिक्स हैं, 7 मेन टॉपिक हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपका इंडिया से सऊदी का सफ़र है। तो आपकी फ़्लाइट की डेट्स कब आएंगी, तो थर्ड पेमेंट करने के बाद में आपकी फ़्लाइट की डेट आएंगी। जैसे कि हज कमेटी का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेमेंट शेड्यूल होता है। आप जब तीसरी पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो इशू होने के लिए जाता है। उसके बाद जो है फ़्लाइट की डेट आती है। तो जो ऑफिस वर्किंग हाजी हैं, जिनको छुट्टी का मसला है, तो ये जो है उनकी थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो उसको आपको मैनेज ऐसे करना है कि आप जो है फर्स्ट फ्लाइट या लास्ट फ्लाइट का ऑप्शन ले सकते हैं हज कमेटी को ईमेल करके। हज कमेटी को ईमेल कैसे करना है ये मेरे पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद जो है जब भी आपकी डेट आएगी तो आपको क्या करना है, आपका वीज़ा जो है, आपको हज हाउस में जाना है, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, और आपको हज किट मिलेगा, यानी कि वहाँ पे आपका सामान का टैग रहेगा। तो ये जो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने मेरे यहाँ पे वीडियो में बताई है कि आपको हज कमेटी से सफ़र के दौरान जो है आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। फिर आप जो है फ्लाइट टाइम आप नोट डाउन कर लें। यहाँ पे अक्सर हाजियों का प्रॉब्लम ये होता है कि जो एयरपोर्ट की जो फ्लाइट होती है, जो घड़ी होती है, वो 24 आवर्स की होती है। यानी कि सुबह के 9 बजे जब ऐसे लिखा होगा आपकी स्क्रीन पे 0900, उसका मतलब ये होता है कि 9 AM इन द मॉर्निंग, और 2100 का मतलब होता है 9 PM। तो अक्सर हाजी गलती क्या करते हैं, ये जो 0900 होता है, इसको कुछ हाजी जो है वो रात के 9 बजे समझ लेते हैं, और फिर रात के 9 बजे के हिसाब से फ्लाइट जाते हैं, तो उनकी फ्लाइट जो है मिस हो जाती है। तो इसे ज़रूरी है कि फ्लाइट का टाइमिंग जो है वो 24 आवर्स का है, वो हिसाब से आप जो है मैनेज करें। फिर एयरपोर्ट जो है आप डायरेक्ट हज कमेटी का जो ऑफिस है स्टेट हज कमेटी का, वहाँ पे भी जाएं। एक दिन पहले जाके आप जो है डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, और फिर हज हाउस से जो है आपका एयरपोर्ट जाने का इंतज़ाम भी होगा। ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर किसी को आप भेज के, या फिर खुद जो है हज कमेटी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कलेक्ट कर लें, जो आईडी कार्ड्स वगैरह हैं, और आप खुद भी जो है वो 3 घंटा पहले जो है वो एयरपोर्ट को जा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन खुले हैं, आपको जो बेहतर लगता है वो आप कीजिए। अगर मैं मुंबई एयरपोर्ट की बात करूँ, तो मुंबई एयरपोर्ट पे जो है वो P9 जो पार्किंग है, यानी कि फ्लोर है, पार्किंग के फ्लोर्स हैं P1 P2 P3।
तो जैसे 9वां फ्लोर है P9, वहाँ पे अलग से हाजियों का इंतजाम है कि वहाँ पे अब हाजी जो है उम्रा भी एहराम पहन सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, गुस्ल वगैरह कर सकते हैं। मर्दों औरतों का जो है अलग इंतजाम है। तो जो डायरेक्टली एयरपोर्ट जाते हैं वो वहाँ पे भी जाके जा सकते हैं। और अक्सर जो है वो सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट होती है, और सऊदी एयरलाइंस के अंदर जो है पीछे के साइड पे नमाज पढ़ने की जगह होती है, वहाँ पे आप जो है नमाज पढ़ सकते हैं। याद रहे कि आप वजू जो है वो फ्लाइट में ना करें, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और बाथरूम भी छोटे होते हैं, तो इसलिए आप जो है वजू एयरपोर्ट से ही करके जाएं। फिर मुंबई से जिद्दा जो है तकरीबन 3,500 किलोमीटर है। तकरीबन 5 घंटे का जो है वो सफ़र है। जैसे कि आपको यहाँ पे इस पे दिखाई दे रहा है कि ये आपका जो है इंडिया से सऊदी का सफ़र है। इंडिया में मैंने मुंबई एज्यूम किया है, और सऊदी के दूसरे कॉर्नर में जो है वो क्या है, जिद्दा है। तो पहली फ्लाइट्स जो होती हैं, अब जैसे कि हज कमेटी की जो फ्लाइट शुरू होंगी, तो जो पहली पहली फ्लाइट्स होंगी वो मदीना जाएंगी, और उसके बाद में जो है वो मक्का फ्लाइट जाएंगी, और जो मक्का फ्लाइट होंगी वो वाया जिद्दा होंगी। 4 से 5 घंटे का फ्लाइट का सफ़र होता है। और सऊदी जो है वो घड़ी के हिसाब से जो है वो 2.5 घंटे इंडिया से पीछे है। यानी कि अगर इंडिया में 12:30 बज रहे हैं सुबह के या रात के, तो उस वक्त जो है वो सऊदी में जो है वो 10 बज रहे हैं। फ्लाइट में जो है वो आपको खाना दिया जाएगा, आप फ्लाइट में जो है वो खाना वगैरह खा सकते हैं। जिद्दा फ्लाइट के लिए फ्लाइट में बैठने के बाद जो है वो उम्रा की नियत करना है। यलमलम जो है वो मीकात से पहले करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो जिनकी फ्लाइट जो है वो डायरेक्ट जिद्दा को है, तो उनको मक्का पहुंचते ही उम्रा करना है, लेकिन एहराम जो है वो इंडिया से ही पहनना है। लेकिन नियत नहीं करना है। नियत कब करना है, जब आप फ्लाइट में बैठेंगे। तो फ्लाइट में बैठने के बाद जो है, या तो फ्लाइट में बैठते बराबर कर सकते हैं, या फिर फ्लाइट में बैठने के बाद जो है सऊदी एयरलाइंस की अगर फ्लाइट है तो मीकात का ऐलान होगा। और मीकात कौन सी है, वो यलमलम मीकात है। मीकात यानी कि एक जगह है, जिसको जगह कहते हैं, मतलब जगह होती है जिसके पहले आपको एहराम की हालत में और एहराम की नियत और उम्रा की नियत करना जो है ज़रूरी है। तो ये एक पॉइंट है। फिर एयरपोर्ट से होटल और हज के 5 दिन ट्रांसपोर्टेशन, और मक्का और मदीना, इन दोनों के बीच में आपको लेके जाना, हाजियों को मूवमेंट करना, ये सब जो है सऊदी मौलम की जिम्मेदारी है। तो आप जो है हज के सफ़र में आपको 2-3 चीज़ें काफ़ी सुनाई देंगी। हज खादिम, जिसका नाम अभी चेंज होकर हज इंस्पेक्टर हुआ है। और आपको सुनाई देगा सऊदी मौलम। तो मौलम जो होता है वो सऊदी गवर्नमेंट का आदमी होता है, उसके अंदर हज़ारों हाजी दिए जाते हैं। तो एयरपोर्ट से आपको होटल लेके जाना, और हज के 5 दिन में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, और मक्का से मदीना शिफ्टिंग करना, ये सऊदी मौलम की जिम्मेदारी है। तो जो हज कमेटी से जा रहे हैं उनका सामान जो है डायरेक्टली आपको होटल पे मिलेगा। सऊदी में एयरपोर्ट पे आप लैंड करेंगे तो आपको सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो हज कमेटी आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। और जैसे ही आप सऊदी एयरपोर्ट पे उतरेंगे मक्का या मदीना में, आपसे ओरिजिनल पासपोर्ट लिया जाएगा। और जब वापसी की फ़्लाइट रहेगी, तो वापसी की फ़्लाइट के दिन आप जब वापसी के लिए बस में बैठेंगे एयरपोर्ट के लिए, तो आपको उस वक्त जो है वो पासपोर्ट दिया जाएगा। तो आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं होगा, तो आपको क्या करना है कि पासपोर्ट और वीज़ा की कॉपीज़ जो है, एक उसकी जेरोक्स कॉपी निकाल लें और अपने साथ में रखें। मोबाइल में भी फ़ोटो रखें, और अपने साथ जो है हार्ड कॉपी भी रखें। फिर जिद्दा से मक्का जो है तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र है, और 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये जिद्दा यहाँ पे है। आप यहाँ पे लैंड करेंगे, और यहाँ से फिर जो है आप मक्का जाएंगे। तो सफ़र तो जो है वो 84 किलोमीटर का है, लेकिन बीच में चेक पॉइंट्स वगैरह बहुत आते हैं। तो हज के वक्त जो है वो चेकिंग होती है हर एक हाजी का वीज़ा, कि कोई इलीगल हाजी जो है वो सफ़र हज ना करे, तो उसके लिए। तो पिछले साल जो है वो हाजियों को मेट्रो सर्विस दी गई थी जिद्दा एयरपोर्ट से मक्का के लिए। तो मेट्रो भी हो सकते हैं और बस भी हो सकता है। और बीच बीच में चाहे मेट्रो हो या बस हो, बीच में काफ़ी पुलिस आके हर एक हाजी का जो है वो वीज़ा वगैरह चेक करती है। तो बहुत सारे जो है चेक पॉइंट्स होते हैं, उसी वजह से लेट भी होता है। जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तो आपको बहुत सारे लड़के वहाँ पे आएंगे, आपको आएंगे सिम कार्ड बेचने के लिए। तो उनसे जो है सिम कार्ड न लें, और उनको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग भी आप जो है न दें। और आपने अगर अपने इंडिया के सिम कार्ड पे ही इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज किया है, तो
सऊदी पहुंचने के बाद आप, एक सेटिंग होती है मोबाइल फ़ोन के अंदर कि मोबाइल डेटा ऑन रोमिंग, इसको क्या करना है, ऑन करना है, तभी आपका मोबाइल डेटा चलेगा, वरना मोबाइल डेटा जो है आपका नहीं चलेगा। रिचार्ज किया है लेकिन फिर भी नहीं चलेगा। तो होटल पहुंचते ही आपको क्या करना है, आप काफ़ी थकान होगी क्योंकि इंडिया में जो है घर से आप काफ़ी वक्त पहले निकले हैं, फिर एयरपोर्ट पे रुके थे, फिर फ्लाइट का सफ़र, फिर जिद्दा से जो है वो मक्का का, तो काफ़ी सफ़र की थकान होगी। तो आप होटल पे जो है पहले आराम कर लें, और उम्रा करने की जो है वो जल्दी ना करें। अक्सर हाजी क्या करते हैं कि एक जोश, एक वलवला होता है काबतुल्लाह को देखने का, और वहाँ पे जो है वो इबादत करने का। तो लेकिन उम्रा जो है वो काफ़ी जिस्मानी ताकत दस्तियाब लगती है उसको, 4 से 5 घंटे लगते हैं। इसलिए आप जो है गड़बड़ ना करें, आराम से इत्मीनान से आप एहराम की हालत में होंगे उसी में आराम कर लें। आराम करके फिर जो है जब फ्रेश हो जाएंगे तब आप जो है वो हरम चले जाएं। फिर आपको क्या करना है, हज सुविधा ऐप आप डाउनलोड कर लें, और आपका जो हज खादिम है यानी कि हज इंस्पेक्टर है उसका नंबर सेव कर लें। मौलिम और उसका असिस्टेंट, मौलिम जो होता है वो अरबी आदमी होता है, उसका असिस्टेंट इंडियन होता है, उसको हिंदी आती है। मौलिम को अक्सर जो है वो हिंदी उर्दू नहीं आती है। और बिल्डिंग के ओनर का ये सब के नाम और नंबर जो है आपको सेव करने हैं, आपको पूरे आपके सफ़र में जो है काम आएगा। फिर एक CGI जिद्दा की वेबसाइट भी है, यहाँ पे आप अपना मक्का के अंदर जो आपके रूम वगैरह मिले हैं तो वो आप देख सकते हैं। आपका पासपोर्ट नंबर वो डालेंगे तो आपके बिल्डिंग नंबर, रूम लोकेशन आपको सब दिखाई देगा। तो ये आपको कब करना है, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो उसके बाद में करना है। तो ये हो गया आपका शुरुआती सफ़र। फिर आपको टोटल करना क्या है पूरे हज के सफ़र में, आपको टोटल 40 से 45 दिन दिए जाएंगे। और आपको क्या क्या करना है 40 से 45 दिनों में। मक्का में है तो मक्का पहुंचते ही आपको जो है एक उम्रा करना है और एक हज करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है साल में हज एक मरतबा होता है तो एक ही मरतबा हज कर पाएंगे। अगर आपको करना है तो एक से ज़्यादा आप उम्रा कर सकते हैं। और उम्रा नहीं करना है तो आप रोज़ाना जो है नफली तवाफ़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो हरम में बिताएं, 5 वक्त की नमाज जो है आप जमात से पढ़ें। तो ये सब काम आपको क्या करने हैं, मक्का में करने हैं। फिर मदीना में क्या करना है, मदीना में अक्सर जो है वो 40 नमाजें पढ़ाई जाती हैं, यानी कि 8 दिन होते हैं। तो वहाँ पे जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे रोज़ाना सलाम पेश करना है, और रियाजुल जन्ना में जाना है। रियाजुल जन्ना में जाने के लिए नुसुक ऐप का अपॉइंटमेंट ज़रूरी है, तो उस अपॉइंटमेंट के ज़रिए जाना है। और कुबा मस्जिद में जो है आपको रोज़ाना जाना है, वहाँ पे 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी। रोज़ाना जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक नफिल नमाज पढ़ने का सवाब जो है वो हज और उम्रे के बराबर है, इसलिए वहाँ पे आप जाएं। फिर हज के बाद जो है जैसे आपका हज हो गया, अगर आपको कुछ हाजियों को क्या होता है कि इंडिया में काम होता है, कुछ ऑफिस काम वगैरह होता है, तो वो खुद से वापस आना चाहते हैं, तो हज के बाद जो है आप खुद के खर्चे से वापस आ सकते हैं। हज कमेटी के ऑफिशियल्स को, जिम्मेदारों को आप इन्फॉर्म कर दें, और जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके खुद के खर्चे से आप जो है वापस आ सकते हैं। मक्का मदीना जियारत जो है हज कमेटी से कवर नहीं होती, तो ये भी आप जो है बात ध्यान में रखें, ये एक इम्पोर्टेंट काफ़ी बात है। जैसे कि मक्का और मदीना के अंदर जो मकामात हैं जियारत के, वो हज कमेटी आपको कराती नहीं है, आपको खुद से क्या करना है, जाना है, या आप ग्रुप बना के भी जा सकते हैं। तो ये हो गए पूरे आपके टोटल दिन, और टोटल दिनों में क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट। फिर आपको कहीं पे अगर सऊदी में जाना भी है, आपके रिश्तेदार रहते हैं जिद्दा वगैरह में या किसी करीबी शहर में, तो आप सऊदी के किसी भी शहर में जा सकते हैं। जो वीज़ा है वो वीज़ा पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप जो है हज होने के बाद में जाएं, हज के पहले ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग भी चलती है। और पहले जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा कर लें, उसके बाद आप दूसरे रिश्तेदारों के पास में जा सकते हैं। तो अभी आते हैं मक्का अकोमोडेशन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मक्का में जो है आपको कहाँ रहना है। तो हज कमेटी की जो बिल्डिंग्स होते हैं वो बिल्डिंग 2 जगह होते हैं, एक अजीजिया और एक अल नसीम। अब अजीजिया और अल नसीम क्या है वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अजीजिया जो है ये हरम से कितना दूर है, जो हरम शरीफ है काबतुल्लाह है उससे 5 किलोमीटर दूर है, 5 से 6 किलोमीटर दूर। जैसे कि आपको मैप में दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे जो है वो हरम शरीफ है, काबतुल्ला है, और ये जो पूरा एरिया है ये आपका अजीजिया है, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, वो 5 किलोमीटर का है। तो ये हरम से जो है वो तकरीबन 5 किलोमीटर दूर अजीजिया होता है, और अल नसीम भी जो है वो ऐसा ही एरिया है। और अजीजिया जो है वो जो मीना का है, मीना के टेंट हैं जहाँ पे आप हाजी जो है हज के पहले दिन रुकते हैं, तो वहां से भी जो है करीब है, वो 6 किलोमीटर है। जो पैदल हज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अजीजिया जो है वो यहाँ पे है, और मीना के टेंट वो यहाँ पर है, और इसके बीच में का जो डिफरेंस है वो 7 से 8 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो अब इनको पैदल हज करना है वो पैदल भी हज कर सकते हैं। फिर अजीजिया बिल्डिंग का मैप आता है, और KMCC ऐप इंस्टॉल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। हज के पहले आपको जो है वो आपके व्हाट्सएप वगैरह पे आपको अजीजिया का पूरा मैप आएगा कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ है। और KMCC एक ऐप है जो कि काफ़ी यूजफुल था लास्ट ईयर, उसको आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हरम से और अजीजिया के दरमियान जो है वो 24 घंटे बस चलती है, और जुमा के दिन जो है वो सुबह 8 बजे बस बंद हो जाती है। तो ये बात जो है आप याद रखें कि हरम शरीफ में जुमा पढ़ना है तो आपको सुबह 8 और 7 बजे के पहले अजीजिया छोड़ना है और बस के जरिए हरम आना है। वहाँ जाके आप जो है फिर खाना नाश्ता वगैरह कर लें, आराम कर लें, तो वहाँ पे वक्त गुजारें। लेकिन सुबह 8-9 बजे के बाद जो है वो बस चलती भी नहीं है। अगर आप जुमेरात की रात में ही वहाँ जा चुके हैं तो वापस भी नहीं आएगी। और बसें जो है वो हज के 2 दिन पहले भी बंद हो जाती है। तो हज के 2 दिन पहले भी अगर आपको हरम जाना है तो आपको खुद की टैक्सी करके जाना पड़ेगा। बिल्डिंग के नज़दीक जो है बस स्टॉप नंबर आप याद रखिए कि आपको उसी बस स्टॉप से चढ़ना है और उसी बस स्टॉप से जो है वो उतरना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, ये जो है बस स्टॉप नंबर 1 है। तो आप जो बस स्टॉप आपको जो नज़दीक होगा उसमें आप जो है वो उसको नोट डाउन कर लें। फिर हज कमेटी लोकल अरब की जो बिल्डिंग है उनसे एग्रीमेंट करती है। तो हज कमेटी के बिल्डिंग्स जो होते हैं वो एक्चुअली हज कमेटी के नहीं होते हैं। वहाँ के जो अरबी लोग हैं वो सिर्फ हाजियों के लिए बिल्डिंग बना के रखे हुए हैं, जो कि सिर्फ हज के सीज़न में जो है वो काम करती है। तो हज कमेटी उनसे एग्रीमेंट करती है और हाजी जो है हमारे वहाँ पे रुकते हैं। बिल्डिंग के बेसमेंट में प्रेयर एरिया होता है, नमाज पढ़ने की जगह होती है, और नज़दीक भी जो है हर बिल्डिंग के नज़दीक जो है वो मस्जिद होती है। और हज कमेटी की जो है वो ब्रांच ऑफिस होती है, और अगर तबीयत वगैरह ख़राब हुई, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो फ्री OPD हॉस्पिटल में भी होता है। किसी को अगर एडमिट करने की ज़रूरत पड़े तो हज कमेटी के जो है वो हॉस्पिटल्स भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, और ये टोटल जो है वो फ्री सर्विस है। इसके साथ में जो है आप इंडिया से भी कुछ मेडिसिन और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो है वो साथ में रखें। खाना खाने के लिए कैसा है कि जब आप जो है हरम शरीफ में होंगे तो वहाँ पर खाने के लिए आपको फूड कोर्ट मिलेगा, और उम्रा करने के बाद जो है आपको बाल निकालने हैं तो सलून या बार्बर शॉप या फिर हजाम की दुकानें भी आपको अल सफा टावर में सेकंड फ्लोर पे मिल जाएगी। जैसे कि WC3, यानी कि वहाँ पे बाथरूम के नंबर दिए हुए हैं, WC3 1 2 3 4 5। तो WC3 के पास में आपको ये अल सफा टावर दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। तो ये क्या है, अल सफा टावर है। यहाँ पे आपको फूड कोर्ट मिलेगा खाना खाने के लिए, और हजाम की दुकानें मिलेंगी। तो यहाँ पे लिफ्ट और वॉशरूम के जो आदाब है वो आप सीख लें। जैसे कि पिछले साल ये फीडबैक के ताल्लुक से जो है अक्सर अपने जो इंडियन हाजी हैं और घरों में जो है वो इंडियन टॉयलेट होता है, वेस्टर्न टॉयलेट नहीं होता है। तो किसी को जो है इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी पता नहीं होता है। तो इसको कैसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद जो है वो पानी छोड़ने का, जिसको हम फ्लश कहते हैं, तो फ्लश का निज़ाम कैसे होता है, उसका जो साथ में हैंड शावर होता है उसको कैसे यूज़ करना है, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कैसे है, गंदगी जो है वो आसपास ना गिरे उसके लिए क्या है, तो ये जो है आप पहले से सीख लें। और लिफ्ट कैसे इस्तेमाल करना है, लिफ्ट में पहले जो है वो लोगों को निकलने दें फिर आप जाएं, तो ये सब चीज़ आदाब जो है आप पहले से सीख लें। और इलेक्ट्रिक सीढ़ियों की आदत डालिए। जैसे कि हरम शरीफ में आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि जगह जगह पे मक्का और मदीना में जो है आपको इलेक्ट्रिक सीढ़ियाँ मिलेंगी जो ऑटोमेटिक चलती हैं। तो इसका जो है भी अक्सर हाजियों को अपने आइडिया नहीं होता है, तो वो भी जो है आप सीख लें। तो आपको एक टिप दूंगा मैं कि सीधे पैर से जो है आप सीढ़ियों में दाखिल हो, और उल्टे पैर से आप बाहर निकलें तो आपका जो है बैलेंस नहीं बिगड़ेगा।
फिर हरम जाने के लिए अगर आपको बस नहीं मिलती, अगर आपको टैक्सी करना है तो आपको 20 रियाल में टैक्सी मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि हज के दिनों में जो है टैक्सी के फेयर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 200 300 400 रियाल तक जाते हैं। तो हज के 5 दिनों में आपको काफ़ी थोड़ा पैसे रखने की ज़रूरत है। और जैसे ही आप मक्का की आपको अजीज़िया बिल्डिंग में पहुंचेंगे तो आपको क्या चंद टेक्नोलॉजी के एतबार से क्या करना है, बिल्डिंग नंबर का व्हाट्सएप लोकेशन आपको अपने व्हाट्सएप पे भेजना है या किसी और के व्हाट्सएप पे भेजना है। करंट लोकेशन भेजना है, लाइव लोकेशन नहीं भेजना है। और आपका कोई नियरेस्ट लैंडमार्क है, जैसे कि वहाँ पे मस्जिद है, होटल है या कोई रेस्टोरेंट है, उसका जो है आपको नोट डाउन करना है, ताकि अगर आपको टैक्सी लेने की ज़रूरत पड़े तो टैक्सी वालों को आप जो है बता सकें। क्योंकि टैक्सी वालों को बिल्डिंग के नंबर पता नहीं रहता है कि कौन सी बिल्डिंग नंबर कहाँ है। उनको आप लोकेशन बोलेंगे, रोड का नाम बोलेंगे, तो आपको आसानी से छोड़ देंगे। जैसे कि ये बिल्डिंग नंबर है और इस पर टोल फ्री नंबर भी है, यानी कि आप जो है कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको कॉल भी कर सकते हैं। फिर जो है वो KMCC ऐप है, जैसे मैंने बताया था, तो ये KMCC ऐप इंस्टॉल करें। इससे जो है आपकी बिल्डिंग लोकेशन और टेंट लोकेशन के लिए काफ़ी आपको सहूलत होगी। हज सुविधा ऐप भी जो है वो इंडिया के हाजी डाउनलोड करें। और जैसा कि इस साल जो है 2025 के हज पे मेल और फीमेल अलग रहेंगे, तो वो भी जो है आप नोट डाउन कर लें, जैसे कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। और आपको मक्का में रूम सर्विसेज क्या दी जाएंगी, तो ये आप जान लें कि बाथरूम है, किचन है और लिफ्ट है। फिर हर एक रूम में जो है वो AC रहेगा, पानी पीने का इंतज़ाम रहेगा और जो मेंटेनेंस वगैरह है, क्लीनिंग वगैरह, प्लम्बिंग वगैरह, वो सब होगा। और एटलीस्ट वन हारिस, हारिस यानी कि हाउस कीपिंग वाला, साफ सफाई के लिए। और सफिशिएंट क्लीनर्स। और वन बिग साइज रेफ्रिजरेटर इन किचन, कि आपको किचन में जो है वो फ्रिज भी मिलेगा। गीज़र इन एवरी बाथरूम, पानी गर्म करने के लिए गीज़र भी रहेगा। लेकिन अभी जो हज का सीज़न है वो गर्मी वाला सीज़न है, तो वहाँ पे गर्मी काफ़ी होती है, तो नलों में ऑलरेडी पानी गर्म ही आता है। और वन गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रिक स्टोव। अभी कुछ हाजियों के अंदर जो है गलत इन्फॉर्मेशन ये फैली है कि इस मरतबा पकाने का निज़ाम मक्का में नहीं है, हालांकि वो न्यूज़ गलत है। फिर आपको इंटरनेट और वाईफाई भी मिलेगा और बेड मिलेगा। और बेड के साथ में जो है वो मैट्रेस मिलेगी, तकिया मिलेगा और जो है वो ओढ़ना भी मिलेगा। तो आपको ये सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको मिलेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर्विसेज में आपको नहीं मिल रही हैं, तो आपको क्या करना है, हर इंस्पेक्टर को कंप्लेंट करनी है। जो नियरेस्ट ब्रांच ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको कंप्लेंट डालनी है, या फिर आप हज सुविधा ऐप के जरिए भी कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन नहीं मिलेगी। अभी देखिए वॉशिंग मशीन के ताल्लुक से जो है ना, हज कमेटी के गाइडलाइंस में ऑलरेडी बताया गया है, लेकिन अक्सर हाजी जो है गाइडलाइंस पढ़ते नहीं है, तो लास्ट में जो है प्रॉब्लम होती है। वॉशिंग मशीन आपको नहीं दी जाती है। तो नहीं दी जाने का मतलब क्या है, कि हज कमेटी के एग्रीमेंट में जो है वॉशिंग मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो बिल्डिंग के मालिक होते हैं, अरबी मालिक, वो अपने हाजियों को अपनी तरफ से वॉशिंग मशीन दे देते हैं। अगर आपको वॉशिंग मशीन आपकी बिल्डिंग में नहीं है, तो आप जो है वो 4 काम कर सकते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग के ओनर को आप बात करें, अगर वो अरेंज करता है तो अच्छी बात है। या तो फिर 2 4 हाजी, 5 6 हाजी मिलके जो है वो 300 400 रियाल में वॉशिंग मशीन आएगी, वो आप खरीद लें और उसका इस्तेमाल करें। फिर जब मक्का छोड़ेंगे तो आपको वो वॉशिंग मशीन वहीं पर छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता है तो बाहर लॉन्ड्री के लिए डालें, वहाँ पे लॉन्ड्री की बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन वो काफ़ी महंगी पड़ेगी। ये भी नहीं हो सकता है तो आप जो है वो खुद से धो लें। तो ये वॉशिंग मशीन के ताल्लुक से है। और मक्का में खाने के ताल्लुक से क्या है, या तो आप खुद पकाएं या बाहर खा लें। टिफ़िन सर्विसेज भी जो है वहाँ पे होती हैं, लेकिन टिफ़िन सर्विस में प्रॉब्लम यह है कि वो आपको, आप शायद वो हरम में हो या बाहर हो, किधर भी हो, अगर आपको खाना नहीं भी खाना है लेकिन आपको टिफ़िन रूम पे दिया जाएगा, उसके पैसे लिए जाएंगे। तो ये है। अगर आप खाना पका रहे हैं तो इस बात का ख्याल हो कि किचन के अंदर जो है वो साफ़ सफाई हो। अक्सर हाजी जो है वो इस्तेमाल करने के बाद बर्तन और जो है वो जो वहाँ पे गंदगी होती है उसको साफ़ नहीं करते हैं। तो किचन का जो है वो ख्याल हो और साफ़ सफाई हो। और स्टोव अलग से। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है कि स्टोव का जो लाइटर है, जैसे कि इंडिया के अंदर स्टोव है, गैस का जो स्टोव होता है, हम लाइटर से जो है उसको लाइट करते हैं, लाइटर से जो है वो उसको सिलगाते हैं।
लेकिन वहाँ पे अलग से लाइटर नहीं होता है। अगर आप वो गैस का नॉब घुमाएंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिक लाइटर होता है, उससे जो है उससे जो है वो आग लग जाती है। अगर आपको कुछ हदिया सदका देना है तो आप वो हारिस को दें, यानी जो बिल्डिंग के अंदर काम करता है, बेचारे कश्मीरी या फिर बांग्लादेशी वगैरह होते हैं, तो आप उनको हदिया ज़रूर दें। तो जैसे कि यहाँ बताया गया है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो कवर नहीं है। चेंज ऑफ बेडशीट कवर नहीं है, बेडशीट आपको खुद धोनी है। क्लीनिंग ऑफ रूम्स एक्सेप्ट कॉमन एरियाज की, रूम के अंदर सफाई जो है आपको खुद करनी है। वॉशिंग मशीन आपको नहीं मिलेगी, और अलग से पका पकाया खाना जो है वो नहीं मिलेगा, खुद से पकाना है। फिर आते हैं मदीना के अकोमोडेशन पे कि मदीना में आपको जो है वो कैसे रहना है, क्या रहना है। तो यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट बात ये है, जैसे कि मक्का के अंदर, अजीजिया के अंदर जो है, जब आप इंडिया से जाते हैं तभी जो है आपको बिल्डिंग नंबर, रूम नंबर अलोकेट हो जाता है। लेकिन मदीना में ऐसे नहीं है। आप जो है आज मक्का से निकले, आप आधा रास्ता जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, फिर भी जो है वो रूम कंफर्म नहीं रहते। जब आप मदीना पहुंच जाते हैं तो वहां पे जो है ऑन द स्पॉट अलोकेशन होता है। तो यहाँ पे जो है कुछ हाजियों की होटल मैनेजमेंट के साथ में जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, और जो है वो तल्ख कलामी हो जाती है। कभी रूम होते नहीं है, कुछ हाजियों को इस बिल्डिंग में, कुछ हाजियों को उस बिल्डिंग में, या फिर 5 का रूम है उसमें जो है वो 7 8 10 हाजियों को दिया रहता है। तो थोड़ा सा हाजियों में और होटल के मैनेजमेंट में जो है वो झगड़े की सूरत हाल भी होती है। तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप जो है अपनी जो बस है, वो बस में 2 4 लोग तय हो जाएं, और पहले वो जाके पूरा होटल चेक कर लें कि सब हाजियों के लिए रूम है नहीं है, फिर आप बाकी हाजियों को बोलें कि वो आ जाएं। तो ये सूरत जो है आप फॉलो कर सकते हैं। फिर जो होटल है, वो होटल जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। यानी कि मक्का अजीजिया के अंदर वो होटल नहीं है, बस वो एक बिल्डिंग है और उसके जो है रूम्स होते हैं, वहाँ पे जो है वो कॉट वगैरह रखे होते हैं। लेकिन मदीना के अंदर जो है वो होटल एक्चुअल होटल होते हैं, जो 4 स्टार 5 स्टार होटल होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और हरम से नज़दीक होता है, जैसे कि मक्का अजीजिया के अंदर 4 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हरम से दूर है। मदीना में अक्सर ऐसे नहीं होता है, 100 200 मीटर के दायरे में होता है। आप अजान के बाद भी अगर निकलेंगे तो आसानी से जो है वो हरम में, यानी मस्जिद नबी में आप पहुंच जाएंगे। मदीना में जो है वो बिल्कुल कुकिंग अलाउड नहीं है, आपको 100% जो है बाहर ही खाना है। या बाहर खाएं या फिर होटल से मंगा के, बिल्डिंग में आपके एक फ्लोर होगा, मेज़ानाइन फ्लोर, वहां पे आप लाके जो है वो खा सकते हैं। और शॉपिंग के लिए जो है वो बिलाल मस्जिद अक्सर जाते हैं मदीना में। और मक्का में शॉपिंग के लिए जो है अक्सर हाजी काकिया मार्केट है, जो कि आप टैक्सी से जाएंगे तो 10 15 रियाल में आपको मिल जाएगी। तो काकिया मार्केट जो है आप मदीना मक्का में कर सकते हैं, और मदीना में जो है वो बिलाल मस्जिद कॉम्प्लेक्स में आप कर सकते हैं। तो ये हो गई मक्का और मदीना के ताल्लुक से। अब आते हैं हज के 5 दिन के ट्रांसपोर्टेशन के ताल्लुक से, कि सऊदी मोहल्लिम, जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि हज के 5 दिन जो है हाजियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, और उनका खाने का इंतज़ाम ये पूरा जो है सऊदी मोहल्लिम के जरिए होता है। तो आपको अजीजिया से मीना लेके जाना, और हज के बाद जो है वापस लाना, ये मोहल्लिम की जिम्मेदारी। फिर मीना से अरफात, अरफात से मुजदलफा और खाना, ये पूरी मोहल्लिम की जिम्मेदारी है, जो कि फ्री में है। मुजदलफा की रात में खाना नहीं दिया जाता है, ड्राई फ्रूट साथ में रख लें। यानी कि आपको मीना और अरफात में खाना दिया जाएगा। मुजदलफा सिर्फ एक रात क़याम करना है, इसलिए वहाँ पे खाना नहीं होता है और टेंट भी नहीं होता है। मुजदलफा जो है वो खुला मैदान है, तो वहाँ पे आप जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह साथ में रख लें। अजीजिया से मीना बस या फिर मेट्रो अलोकेशन के साथ, यानी कि आप बस से जाएंगे या मेट्रो से जाएंगे, ये डिसाइड जो है मौलिम करता है। बहुत सारे बिल्डिंग डिसाइड होते हैं कि ये बिल्डिंग बस से जाएंगी, ये बिल्डिंग जो है वो मेट्रो से जाएंगी। लेकिन बस हो या मेट्रो हो, जो पहली शुरुआत है अजीजिया से मीना जाने की, वो सभी हाजी जो है वो बस से ही जाते हैं। उसके बाद जो है वो मेट्रो का सफ़र होता है। फिर बाद में जिनके पास मेट्रो का पास नहीं है, वो लोग भी जो है मेट्रो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोई मेट्रो इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने की वजह से जो है वो मेट्रो स्टेशन पे तो आप पहुँच जाएंगे, लेकिन एक्चुअल मेट्रो में जाने के लिए आपको 2 से 3 घंटे का धूप में इंतजार करना पड़ सकता है। तीसरा दिन जो है मुजदलफा से मीना, ये काफ़ी चैलेंजिंग है। तो तीसरा दिन जब आप मुजदलफा से
मिना या शैतान को कंकर मारने के लिए रमी जमरात को जाएंगे, और चौथा दिन और पांचवा दिन तवाफ़ी ज़ियारत के साथ रिटर्न, ये आपको पूरा जो है वो पैदल करना है। तो यहीं पे जो है अक्सर हाजी काफ़ी परेशान होते हैं, और जो बुजुर्ग हाजी हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि फिलहाल वो हज जो है वो गर्मी के ज़माने में है, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग डे है। अगर आपको मेट्रो मिलती है तो आप ले लें, और तवाफ़ी ज़ियारत के लिए और वापसी के लिए अगर आपको रास्ते में बस मिलती है तो बस ले लें, टैक्सी ले लें, लेकिन किराए जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो इसका जो है आपको ख्याल रखना है। और अक्सर हाजी जो है वो टेंट भूल जाते हैं, और यहीं से जो है वो तीसरे दिन के बाद में जो है वो शुरुआत होती है। आप अक्सर सुनते हैं कि जो है हमारे हाजी घूम गए, हज्जन घूम गए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो हज कमेटी के जो टैग्स जो दिए जाते हैं वो हमेशा पहने रहने हैं। आपका टेंट नंबर और रास्ते में जो है पोल नंबर होगा वो भी आपको याद रखना है, और व्हाट्सएप लोकेशन आपको फ़ौरन टेंट में जाते बराबर किसी को भेजना है, और मीना और अरफात का जो है वो टेंट का मैप आता है, वो भी जो है आपको साथ में रखना है। आज का जो तीसरा दिन है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। इसमें जो है अक्सर हाजियों को फिजिकली भी काफ़ी परेशानी होती है, और रास्ता भूल जाने की वजह से मेंटली भी परेशान होते हैं, और जब शैतान को कंकरी मार के जमरात से वापस आते हैं तब भी जो है वो काफ़ी परेशानी होती है, और इसी दिन जो है अक्सर हाजी गुम भी जाते हैं। टैक्सी के किराए जो है वो 500 रियाल तक जाते हैं, तो आप जो है वो अ, अच्छे खासे पैसे साथ में रखें, रियाल साथ में रखें। और आप हज से वापसी अपने अजीज़िया रूम को जो है 5वें दिन भी आ सकते हैं, हज के 5वें दिन, या छठे दिन भी आ सकते हैं। तो छठे दिन भी एक दिन रुक के रमी जमरात करना जो है वो एक मुस्तहब अमल है, आप करना चाहे तो कर सकते हैं। तो हज के जो दिन हैं 3, 4, 5, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आपको पर डे हो सकता है कि आपको 30 से 40 किलोमीटर चलना पड़े। खास तौर से तीसरे दिन आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, चौथे पांचवें दिन उतना चलना नहीं पड़ता है। तो ये जो है टोटल मैप है जो अभी आपकी स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे हरम शरीफ है, यहाँ पर मीना है, फिर मुजदलफा है, और अरफात है, और अजीजिया जो है वो यही कहीं पे है। तो यहाँ से आपको 6-7 किलोमीटर मीना जाना है, मीना से फिर जो है आपको अरफात जाना है, अरफात से मुजदलफा है, मुजदलफा से फिर मीना आना है, और यहीं पे जो है वो शैतान को गंगरी मारना है। फिर तवाफ़ी ज़ियारत के लिए आपको हरम जाना है, और हमसे हरम से वापस आपको मीना आना है। तो ये काफ़ी सारी चलने की चीज़ें हैं। और हज के तीसरे दिन और चौथे दिन और पाँचवें दिन कोई आपको बस सर्विस नहीं होती है, या तो आप खुद से चलें या बाहर से जो है वो टैक्सी ले लें। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हज कमेटी गाइडलाइंस में कि इन्वॉल्विंग वॉकिंग अप टू 25 किलोमीटर्स इन इन अ डे इन एक्सट्रीमली हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ KSA। तो काफ़ी जो है वो हार्श कंडीशन है, गर्मी का माहौल है, तो आप फिजिकली और मेंटली जो है वो रेडी रहें। फिर सफ़र के बाद में जो है वो इंडिया वापसी का ज़माना आएगा। हज कमेटी की जिम्मेदार जो है वो फ्लाइट वाले 1-2 दिन पहले आपके होटल में आएंगे, आपका सामान ले जाएंगे, तो आप जो है पैकिंग अच्छे से करें, और वज़न जो है वो लिमिट में रखें। अब जब आप वापसी जाएंगे एयरपोर्ट के लिए, आप बस में बैठेंगे तो आपको पासपोर्ट दिए जाएंगे। बैगेज का वेट जो है आप ध्यान रखें, और गोल्ड खरीदना जो है वो ज़रूरी नहीं है। अक्सर हमारे हाजियों के अंदर जाने से पहले ही जो है प्लानिंग होती है कि हमें इतना इतना सोना लाना है, और वहाँ पे पूरी गोल्ड की दुकानों में आपको इंडियन हाजी ही दिखाई देते हैं। ये हालांकि ज़रूरी नहीं है, हज सोना अगर नहीं भी खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको शॉपिंग में जो है वो जायनमाज खरीदना है, मुसल्ला खरीदना है, तो आप 1-2 ले लें, ज़्यादा बल्क में ना लें, 30-40 ऐसे 50 ना लें, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वालिटी आपको इंडिया में भी आराम से मिल जाती है। और जब आप इंडिया एयरपोर्ट वापस आएंगे, तो एयरपोर्ट से आप जब बाहर निकलेंगे तो हर एक हाजी को जो है वो 5-5 लीटर जमजम दिया जाएगा। और जमजम जो है आप सऊदी से हैंड कैरी में भी ला सकते हैं, इसको आप बैगेज में ले लाएं, हैंड कैरी में जो आपके 10-10 किलो का लगेज होता है उसके साथ में रखें। और अगर आपकी फ़्लाइट जो है सऊदी एयरलाइंस की है, तो सऊदी एयरलाइंस जो है हाजियों के लिए काफ़ी सहूलत देती है, तो अगर वेट ज़्यादा हो भी जाता है तो वो उतना ध्यान नहीं देते हैं। दूसरी एयरलाइंस है जैसे कि कोई इंडिया की एयरलाइंस है, इंडिगो है, एयर इंडिया वगैरह है, तो उसमें जो है थोड़ा ज़्यादा सख्ती की जाती है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपका जो हज का सफ़र आप प्लान कर रहे हैं इसमें आपको आसानी होगी और जो है वो आपका सफ़र जो है वो अच्छा मुकम्मल होगा। अल्लाह ताला हमारे तमाम हाजियों के हज को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।